नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और दूसरा है, कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा की गई। और तीसरा है, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है केवल दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इस अधिवेशन का जो लक्ष्य था वो पूर्ण स्वराज था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दो और तीन सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है, ऑप्शन ए है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ऑप्शन सी है केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्तता, और ऑप्शन डी है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए एक संघीय सरकार स्थापित करना तथा अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल तैयार करना था। नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जो कि अब तक संवैधानिक सुधारों का आधार था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए है वो गलत है इसमें। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक चुनाव का समर्थन नहीं बल्कि इसको समाप्त कर दिया गया था नेहरू रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध, गवर्नर या वायसराय? पहला है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वेलेजली। तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कार्नवालिस। और चौथा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑकलैंड। जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो 1814 से 1816 के बीच 1814 से 16 के बीच हुआ था। और इस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हेस्टिंग का था। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो पहला कथन है वो सही सुमेलित है। ओके, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो वर्ष 1803 से 1805 के बीच हुआ था। 1803 से 5 के बीच हुआ था। इस समय लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। 1790 से 1792 ईस्वी के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच यह युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार इसमें जो तीसरा है वो भी सही हो जाएगा। ओके, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1824 से 1826 के बीच में हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट था। तो इस प्रकार जो चौथा है वो सही सुमेलित नहीं है इसमें। ओके, इसमें ऑकलैंड प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय ऑकलैंड गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि लॉर्ड एमहर्स्ट था। ओके, तो इस प्रकार जो चौथा है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक दो तीन सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए चितरंजन दास, ऑप्शन बी है सी एफ एंड्रयूज, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कामकाज में एम एन जोशी की प्रमुख भूमिका थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, लाला लाजपत राय ने प्रथम अध्यक्ष थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला अहोम विद्रोह, दूसरा बुंदेला विद्रोह, तीसरा पोलिंगर विद्रोह और चौथा रामोसी विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था, 1828 में। ओके, बुंदेला विद्रोह जो है वो 1842 से 1842 से 1843 के बीच हुआ था। ओके, पोलिगर विद्रोह जो है वो 1795 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। ओके, रामोसी विद्रोह जो है वो 1822 से 1829 के बीच में हुआ था, रामोसी विद्रोह। ओके,
तो इस प्रकार जो पहले विद्रोह हुआ था वो पोलिगर विद्रोह हुआ था, उसके बाद रामोसी विद्रोह हुआ था, फिर अहोम विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में बुंदेला विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्र का मुक्तदाता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी है विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी है टीबी मैकाले। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए 1823 ईस्वी के अनुगिब नियम को समाप्त कर दिया। इस प्रयास के कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तदाता की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र का मुक्तदाता कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए इस्लिंगटन आयोग, ऑप्शन बी है एंटी मैकडोनाल्ड आयोग, ऑप्शन सी है जेम्स लॉयल आयोग और ऑप्शन डी है स्ट्रेची आयोग। जो इस्लिंगटन आयोग है उसकी नियुक्ति 1912 ईस्वी में की गई थी। ओके, इसका उद्देश्य जो था वो उच्च पदों पर विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना था, न कि यह अकाल पर अनुशंसा से संबंधित आयोग था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये तीनों अकाल से पर अनुशंसा से संबंधित आयोग थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संस्था, संस्थापक। ऑप्शन ए कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है कलकत्ता कॉलेज, जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी है बिशप कॉलेज, लॉर्ड मैकाले। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। यह कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी और संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। ओके, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। ओके, विलियम जोन्स ने की थी इसकी स्थापना। ओके, विपस कॉलेज की स्थापना जो है 15 दिसंबर 1820 में की गई थी। 15 दिसंबर 1820 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, और इसकी स्थापना जो है वो थॉमस फैंसावे मिडल्टन ने की थी। तो इस प्रकार जो कथन डी है वो गलत हो जाएगा, इसमें यस नहीं सुमेलित है। इसकी स्थापना थॉमस फैंसावे मिडल्टन ने की थी, ना कि लॉर्ड मैकाले ने। तो इस प्रकार ऑप्शन डी है जो वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था? ऑप्शन है भगत जवाहर लाल, ऑप्शन बी है तीरथ सिंह, ऑप्शन सी है उमाजी और ऑप्शन डी है राधा कृष्ण दंडसेन। कूका आंदोलन की शुरुआत 12 अप्रैल 1857 को लुधियाना के करीब हैडी साहिब में सफेद रंग का स्वतंत्रता का ध्वज फहराकर हुआ, जिसकी नींव भगत जवाहर मल ने रखी थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है वो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था पहली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूक्ति मांगों में शामिल थी? पहला है लगान में 50% की कमी, दूसरा है पूर्ण शराबबंदी, तीसरा राजनीतिक कैदियों की रिहाई और चौथा आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूक्ति मांगों में ये चारों मांगे शामिल थी। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में लाया गया? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी लैंड शडाउन और ऑप्शन डी एलिगिन द्वितीय। सहमत की आय अधिनियम 1891 लॉर्ड लेस्राउंड के वायसराय काल में लाया गया था। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की आयु सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह वर्जित था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी है नीनू डी कुन्ना और ऑप्शन डी है जोआ डी कैस्ट्रो। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में गवर्नर बनकर आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में शामिल नहीं था?
ऑप्शन ए दासता को अवैध घोषित करना, ऑप्शन बी कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, ऑप्शन सी है भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट। जो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट है वो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था, ना कि 1833 के चार्टर अधिनियम में शामिल था यह। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यह 1833 के चार्टर अधिनियम में शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए 1881 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन बी 1891 का कारखाना अधिनियम, ऑप्शन सी है 1911 का कारखाना अधिनियम और ऑप्शन बी है 1922 का कारखाना अधिनियम। 1891 के कारखाना अधिनियम में कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजित पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी है एम एस अंसारी, ऑप्शन बी है एम ए अंसारी, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने थे तथा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त कर पुनः अध्यक्ष चुन लिए गए। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया की हार को स्वयं का हार बताया तथा कांग्रेस कार्य समिति के लिए नाम सुझाव से इनकार कर दिया। बढ़ते गतिरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इसके सदस्य का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। और तीसरा है, समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। प्राक्कलन समिति में सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करता है, ना कि प्राक्कलन समिति। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, लोक लेखा समिति जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करता है, ना कि प्राक्कलन समिति। ओके, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा रिट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है? ऑप्शन है उत्प्रेषण, ऑप्शन बी प्रतिषेध, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है और ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण जो है वो यह रीट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ निलंबित पड़े किसी केस को उच्चतर न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा है ताकि वह केस की प्रभावशाली ढंग से सुनवाई की जा सके। पहले यह रीट केवल न्यायिक एवं अर्धन्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी की जा सकती थी, परंतु वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इसे प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्प्रेषण रीट जो है वो न्यायालय के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है, इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तीसरा है, दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार के किए जा सकते हैं। पहला है साधारण विधेयक से किया जाने वाला संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से किया जाने वाला संशोधन और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से किया जाने वाला संशोधन। ओके, संविधान संशोधन विधेयक की विशेषता जो है वो विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि केवल लोकसभा में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके,
संविधान संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा इसमें। ओके, दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। जी बिल्कुल, ये सही है। दोनों विधेयक में अगर विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देना अनिवार्य होगा राष्ट्रपति का। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों नहीं सही है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पहला है विभागीय समितियों द्वारा जांच, दूसरा है विनियोग विधेयक का पारित होना, तीसरा है आम बहस और चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 3 1 4 2, ऑप्शन सी है 3 1 2 4 और ऑप्शन डी है 4 3 2 1। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रचलित नाम है। इसका तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। संसद में बजट क्रमशः 6 प्रक्रियाओं से गुजरता है। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आम बहस उस पर होगा, फिर उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच होगी, फिर उसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, उसके बाद सबसे लास्ट में वित्तीय विधेयक का पारित होना होगा। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले आम बहस होगा, उसके बाद विभागीय समितियों की जांच होगी, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक का पारित होना होगा। ओके, तो इसमें 3 1 4 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वाद संबंध। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आरक्षण, ऑप्शन बी है के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार, ऑप्शन सी है एस आर बोमई बनाम भारत संघ राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी है डॉक्टर डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य अपराध एवं दंड। जो डॉक्टर डी सी वाधवा बनाम बिहार राज्य है वो वह अपराध एवं दंड से संबंधित नहीं है बल्कि अध्यादेश से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। द्वितीयक प्रदूषक जो है वो सूर्य के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा समान वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर एक द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। तो इस प्रकार इसमें जो पहला है और तीसरा है वो द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस प्रकार इसमें 1 और 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है? ऑप्शन है इनकी अन्य प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका होती है, ऑप्शन बी है ये पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, ऑप्शन सी है ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं और ऑप्शन डी है ये विस्तृत परास वाली प्रजातियां हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं। की स्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, की स्टोन प्रजातियां जो है वो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए जल की अपारदर्शिता में वृद्धि, ऑप्शन बी घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी, ऑप्शन सी है जलीय जीवों की मृत्यु और ऑप्शन डी है घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। सुपोषण में जल में घुलित ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। तो इस प्रकार इसमें बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह सुपोषण का परिणाम नहीं है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ऑप्शन बी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और ऑप्शन डी है भारतीय वन्य जीव संस्था। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति एक वैधानिक निकाय है। इसका सर्वप्रथम गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 28 मई 1990 को किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति की स्थापना जो है वो 28 मई 28 मई 1990 को किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है बैक्टेरियन ऊंट, तीसरा है गंगा नदी डॉल्फिन, चौथा है घड़ियाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालाबार सीवेट, घड़ियाल, चाइनीज पेंगोलिन, बैक्टेरियन ऊंट और गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में राष्ट्र उद्यान और सूची 2 में राज्य। सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान जो है वो हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, तो इस प्रकार ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, बेतला राष्ट्र उद्यान जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है, तो इस प्रकार बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है, तो इस प्रकार इसमें सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, पेरियार राष्ट्र उद्यान जो है वो केरल राज्य में इलायची की पहाड़ी के मध्य तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है, तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 2, 3, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन सूचकांक के संकेत है? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति और पांचवा है पर्यावरण नीति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 2, 3, 4 और 5। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। ये चारों के आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4 ये चारों सही है, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा और ऑप्शन डी है छठा। नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है दिल्ली। जलवायु महत्वाकांक्षा सूचकांक सम्मेलन एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे को संबोधित करना है। ओके, और जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन जो है वो 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, दूसरा है यह बेहतर पोषक तत्व एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है, तीसरा है इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। ग्रे वाटर से तात्पर्य उस अवशिष्ट जल से है जो बर्तन धोने, कपड़े धोने तथा नहाने जैसे घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होता है। यह ब्लैक वाटर की अपेक्षा स्वच्छ होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, ग्रे वाटर का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जाता है, यह बेहतर पोषक तत्व तथा उर्वरक स्रोत के रूप में काम करता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, ग्रे वाटर में शौचालयों से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता, तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। पहला है मेघालय, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन सी है 4, 1, 3, 2 और ऑप्शन डी है 1, 4, 3, 2। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की साक्षरता दर जो है वो 74.4% है। मेघालय की साक्षरता दर जो है वो 74.4% है। ओके, तथा मिजोरम की साक्षरता दर जो है वो 91.3% है और महाराष्ट्र की साक्षरता दर जो है वो 82.3% है। 82.3% महाराष्ट्र की साक्षरता दर है तथा मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो 69.3% है।
69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। तो इसमें सबसे कम मध्य प्रदेश की है, फिर उसके बाद मेघालय की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर मिजोरम की है। तो इस प्रकार 4132 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 4132 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है औरैया और ऑप्शन डी है सरायबस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कानपुर नगर है। इसके पश्चात क्रमशः लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में कितने अंकों की कमी हुई है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 17। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 902 है, जो कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 916 था। अतः इसमें 14 अंकों की कमी देखी गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंग अनुपात है वो 902 है, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो लिंग अनुपात था वो 916 था। तो इसमें 14 की कमी देखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले शीर्ष 5 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है सिख और ऑप्शन डी है बौद्ध। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धर्म आधारित साक्षरता दर जैन धर्म की सर्वाधिक है। इसके पश्चात ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से जैन धर्म जो है वो शीर्ष स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने परसेंट रही है? ऑप्शन है 18.21%, ऑप्शन बी है 20.22%, ऑप्शन सी है 22.23%, ऑप्शन डी है 24.24%। वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 20.22% रही है, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से अधिक है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कानपुर नगर और ऑप्शन डी है वाराणसी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 5 जिले जो है वो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ तथा लखनऊ है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? ऑप्शन ए है 59.26%, ऑप्शन बी है 60.34%, ऑप्शन सी है 77.3% और ऑप्शन डी है 79.24%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वो 67.7% है, जिसमें से राज्य की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% है तथा महिला साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है महाराजगंज और ऑप्शन डी है सरायबस्ती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो सरायबस्ती है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंग अनुपात अधिकतम है? ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है संत कबीर नगर, ऑप्शन सी है बाराबंकी और ऑप्शन डी है बहराइच। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में बलरामपुर शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात संत कबीर नगर, बहराइच तथा सिद्धार्थ नगर का स्थान आता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात जो है वो सबसे ज्यादा बलरामपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए डेनिस फ्रांसीसी, ऑप्शन बी एडगल्स रिंकेविस,
ऑप्शन सी है डॉक्टर नागोजी अंकोजी इवेला और ऑप्शन डी है सेंटियागो पेना। 1 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के त्रिनिदाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस्को को अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए स्टील बर्न, ऑप्शन बी है द गॉस्पे अकॉर्डिंग टू द न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन सी है स्टैंडिंग हवेली और ऑप्शन डी है टाइम शेल्टर। जॉर्जी गोस्पोडिनो और एंजेला रोडेल ने उपन्यास टाइम स्लेट के लिए वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कारबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए इजराइल और लेबनान, ऑप्शन बी है अर्मेनिया और अजरबैजान, ऑप्शन सी है पोलैंड और बेलारूस और ऑप्शन डी है साइबेरिया एंड बुल्गारिया। नागोर्नो कारबाख क्षेत्र जो है वो इजराइल और लेबनान के बीच विवादित क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है हमीरपुर और ऑप्शन डी है चित्रकूट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बोल बैचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन कैप्चर उद्योग एवं भंडारण, ऑप्शन बी है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन सी है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण और ऑप्शन डी है सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए वैक्सीन निर्माण। बोल बैचिया बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कीड़ों की कुछ प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इनमें मच्छरों की भी कुछ प्रजातियां शामिल है। हालांकि यह बैक्टीरिया एजिड इजिप्टी प्रजाति के मच्छर में नहीं पाया जाता। एजिड इजिप्टी मच्छर में इस बैक्टीरिया के उपस्थित होने पर डेंगू के विषाणुओं को अपनी प्राकृतिक तैयार करने में कठिनाई होती है। इसलिए ये मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बोलबैचिया पद्धति जो है वो मच्छर से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 126वां, ऑप्शन बी है 128वां, ऑप्शन सी है 130वां और ऑप्शन डी है 132वां। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण में 163 स्वतंत्र राष्ट्रों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार स्थान दिया जाता है और भारत में इस रैंकिंग में 126वां स्थान हासिल किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहला है गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, दूसरा है तारकासी मणिपुरी, तीसरा हारन क्राफ्ट संबल और चौथा हथकरघा उत्पाद बाराबंकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। वर्ष 2023 के जून के आखिरी सप्ताह में चेन्नई में स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, तारकासी मणिपुरी, हारन क्राफ्ट संबल तथा हथकरघा उत्पाद बाराबंकी और हैंडमेड पेपर कलापी के साथ अमरोहा की ढोल तथा बागपत की गिरी सजावट के उत्पाद शामिल है। तो इस प्रकार इसमें जो चारों हैं वो उत्तर प्रदेश के उत्पादन में जीआई टैग प्रदान किया गया है 2023 में। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए ओंस जाबेउर, ऑप्शन बी है एलिस मेरिटेस, ऑप्शन सी है मार्केटा वोंद्रोसोवा और ऑप्शन डी है बारबोरा स्ट्राइकोवा। वर्ष 2023 के विंबलडन चैंपियन के महिला एकल पुरस्कार विजेता जो है वो मार्केटा वोंद्रोसोवा है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीन हिल्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है विनोद मनकारा, ऑप्शन बी है ए के भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है रूपा पाई और ऑप्शन डी है कस्तूरी रे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीन हिल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसे प्रख्यात पत्रकार और लेखक कस्तूरी रे द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। 6 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।